हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज बायो के एक नहीं, दो नहीं, 3 टॉपिक का रिवीजन एक साथ करवा रहा हूं। और ये वे टॉपिक है जो मैं पहले करवा नहीं पाया था। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर ट्रांसपाइरेशन, वाष्पोत्सर्जन वाला टॉपिक, और एक प्लांट मिनरल्स का यानी पादपों में खनिज तत्वों से रिलेटेड टॉपिक, और इसके अलावा मेरे दोस्तों प्लांट में वाटर का सर्कुलेशन किस रूप में होता है उसको लेकर के गटेशन के बारे में, इसके अलावा मेरे दोस्तों प्लांट ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है, बहुत से ऐसी चीजें हैं मेरे दोस्तों। प्लांट स्टोमेटा के बारे में, इसके अलावा मेरे दोस्तों स्टोमेटा किस तरह से ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, उनकी थ्योरी के बारे में, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से प्लांट में होने वाली डिजीज के बारे में। और 2019 के पेपर में मेरे दोस्तों लगातार 5 क्वेश्चन आए थे इन टॉपिक से, वो भी एक ही सीक्वेंस के अंदर। आप देख लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। करीब करीब जो पेपर के अंदर प्रश्न थे वो 20 से लेकर के और 30 के बीच में कुछ प्रश्न आए थे। तो मेरे दोस्तों रेगुलर प्रश्न आए थे। वो कौन से प्रश्न आए थे आपके सामने रखता हूं। देखो, एक तो प्रश्न आया था अधिक, पहले मैं उन प्रश्न को ही ले रहा हूं। बीएससी नर्सिंग में कौन से प्रश्न आए थे? अधिक जल का अवशोषण किस विधि से होता है? पौधों में जल अवशोषण की सबसे मुख्य विधि कौन सी है? ऑप्शन में लिखा हुआ था सक्रिय यानी एक्टिव एब्जॉर्ब, पैसिव एब्जॉर्ब, और अगले ऑप्शन में था दोनों। बताओ, मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्लांट वाटर एब्जॉर्ब किस मेथड से करते हैं, एक्टिव की पैसिव? आंसर था पैसिव मेरे दोस्तों। कितना इजी प्रश्न आया। अगला जो प्रश्न आया था वो ये था कि प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब किस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा करते हैं? पौधे जल का अवशोषण किस ताप पर सबसे ज्यादा करते हैं? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि पौधे 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अपनी जैविक क्रिया को सबसे तेज गति से चलाते हैं। तो अनुकूलतम ताप होता है 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला जो प्रश्न आया था वो था मेरे दोस्तों कि प्लांट में वाटर को एब्जॉर्ब करने का पाथ कौन सा है? प्लांट में वाटर एब्जॉर्ब का पथ कौन सा है? तो मेरे दोस्तों पौधे सबसे पहले जल को अवशोषित करते हैं रूट हेयर द्वारा यानी मूल रोम द्वारा। मूल रोम से वो पानी किस में जाएगा? जड़ की कॉर्टेक्स में जाएगा, जड़ के वलकुट में जाएगा, वलकुट से वो पानी किस में जाएगा? एंडोडर्मिस में जाएगा मेरे दोस्तों, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से वो पानी मेरे दोस्तों जाइलम में चला जाता है। किस में? जाइलम में। याद रखना, भूलना मत मेरे दोस्तों। इसके अलावा प्लांट में जल के टाइप भी आए थे। तो एक साथ 5 प्रश्न आए मेरे दोस्तों, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि कम से कम आज की इस क्लास से आपके 3 प्रश्न तो मिनिमम मेरे दोस्तों तैयार होंगे। इस एक क्लास से मिनिमम 3 MCQ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं। इसलिए इस क्लास को किसी भी सूरत में मिस मत करना, और सभी बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस पर यह क्लास लगी हुई होनी चाहिए। मैं बहुत बढ़िया तरह से आज इस क्लास को लेने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसके अलावा मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग एग्जाम को लेकर के भी इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपाइरेशन कहते किसे हैं। तो मेरे दोस्तों प्लांट के वायवीय भाग से, पौधे के किसी वायवीय भाग से जल का जल वाष्प के रूप में कमी होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या? पौधे के किसी वायवीय भाग से जल की जल वाष्प के रूप में होने वाली
कमी को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आई? ओके, तो मेरे दोस्तों पौधे के कौन से भाग से, जो पौधे के मेरे दोस्तों एरियल पार्ट होते हैं, वहां से जल का किस रूप में मेरे दोस्तों, जल वाष्प के रूप में निकलना। अगला क्वेश्चन जो है वो है टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन के क्या मेरे दोस्तों प्रकार। यहां से प्रश्न बढ़ने की इस बार पूरी संभावना है, इसलिए मैं यहां एमसीक्यू लिख रहा हूं। आप भी आंसर देते रहें कमेंट बॉक्स में, अनावश्यक कमेंट न करें। बस देखिए मेरे दोस्तों, मैं जब भी बात करता हूं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की, तो वाष्पोत्सर्जन के कितने प्रकार है सर? 3 प्रकार है। एक कौन सा? एक सर एस्ट्रोमेटल, ठीक है ना मेरे दोस्तों, रंध्रीय। दूसरा सर क्यूटिक्यूलर यानी उपत्वचीय। तीसरा सर लेंटिक्यूलर वात रंध्रीय। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का? 3, रंध्रीय, इसके अलावा उपत्वचीय, इसके अलावा वात रंध्रीय। एस्ट्रोमेटल, क्यूटिक्यूलर, लेंटिक्यूलर। सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन पौधे में किसके द्वारा होता है मेरे साथियों? मेरी बात को याद रखना, जब भी मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा, तो मेरे दोस्तों याद रखना सबसे ज्यादा होगा कौन सा? एस्ट्रोमेटल मेरे दोस्तों। एस्ट्रोमेटल 50 से लेकर के और 97%, 50% से लेकर के 97% वाष्पोत्सर्जन मेरे दोस्तों किसके द्वारा होगा? तो आपका आंसर होगा सर 50% से 97% पौधों में वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है, इसलिए इसे रंध्रीय, इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय होता है, एस्ट्रोमेटल। इसके बाद में सेकंड है क्यूटिकल। पहले तो क्यूटिकल उपत्वचा कहते हैं किसे? कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक पौधे के पत्ती पर लीफ पर एक वाटर के प्रति, जल के प्रति अपारगम्य परत पाई जाती है। वैक्स के समान, मोम के समान एक पतली परत पाई जाती है। इस परत को क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? क्यूटिकल। क्यूटिकल जल के प्रति क्या है? अपारगम्य। क्यूटिकल का काम क्या है? वाटर लॉस को रोकना, जल की हानि को रोकना। लेकिन कुछ स्थानों पर क्यूटिकल क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त। वहां से मेरे दोस्तों जल वाष्प के रूप में निकलता है। याद रखना, इस बात को कभी भूलना नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। यह 3 से 10%। फिर है लेंटिक्यूलर, इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों वात रंध्रीय। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि पौधों में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होगा? वात रंध्र से। वात रंध्र कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लीफ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेम पर, ऑप्शन नंबर थर्ड रूट पर। आपका आंसर क्या होगा सर? मेरा आंसर होगा क्या? स्टेम पर, तने पर वात रंध्र होंगे। वात रंध्रों से बहुत ही कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। अब मेरे साथियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक जो लीफ होती है, इस लीफ की स्ट्रक्चर किस तरह की है? तो देखो दोस्तों, हर एक लीफ में ऊपर एपिडर्मिस होती है, नीचे भी एपिडर्मिस होती है। कुछ पौधों में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है, ठीक है, पानी के प्रति अपारगम्य परत, ठीक है। एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस। दोनों एपिडर्मिस के बीच वाले टिश्यू को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ देखें मेरे दोस्तों। किसी भी लीफ की जो 2 एपिडर्मिस है, इसके बीच में एक टिश्यू पाया जाता है। इस टिश्यू को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस टिश्यू को कहते हैं पर्ण मध्योतक, यानी इस टिश्यू को बोलते हैं मीजोफिल। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मीजोफिल टिश्यू कहां पाया जाता है? पर्ण मध्योतक कहां पाया जाता है? पत्ती की दोनों एपिडर्मिस के बीच। और मेरे दोस्तों ये जो मीजोफिल टिश्यू है, इस मीजोफिल टिश्यू में 2 तरह की सेल होती है। एक तो कैसा?
खंभ मृदुतक पेरेनकाइमा सेल होती है। और मेरे दोस्तों दूसरा होता है स्पंजी मृदुतक यानी स्पॉन्जी पेरेनकाइमा और पेलिसेड पेरेनकाइमा। एमसीक्यू बनेगा, मैं लिख देता हूं एमसीक्यू। सभी बच्चे याद रखना, लीफ की दोनों एपिडर्मिस के बीच पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा पाई जाती है। खंभ एवं स्पंजी मृदुतक होगा। किसके बीच होगा प्यारे बच्चों? तो सर एक जो लीफ होती है, एक जो पत्ती होती है, पत्ती की ऊपरी और जो निचली सतह होती है, इनको एपिडर्मिस कहेंगे। एपिडर्मिस के बीच जो होगा वो सर या तो कैसा होगा स्पंजी मृदुतक या कैसा होगा खंभ मृदुतक। पेलिसेड पेरेनकाइमा या स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। शाबाश मेरे साथियों, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और मेरे दोस्तों अपने आप को जगह रखना, मैं वादा करता हूं आप अपने टारगेट के बहुत करीब हो, ठीक है। और अब सीरियस होने की जरूरत है मेरे दोस्तों। थोड़ा जिम्मेदार बनिएगा, अपने करियर के बारे में सोचिएगा, अपने माता पिता के बारे में, अपने आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। और मेरे दोस्तों आप बिल्कुल अपने टारगेट के नजदीक हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बायो बहुत बढ़िया हो चुकी है और आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे और बढ़िया प्रश्न लेके आऊंगा, इनसे भी टॉप वीडियोस लेके आऊंगा। लेकिन आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। और बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो, कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप बस पढ़ते रहें, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों अपन बात किसकी करेंगे? अपन अब बात करेंगे स्टोमेटा के टाइप की। मेरे दोस्तों रंध्र नाम सुना होगा, स्टोमेटा नाम सुना होगा। एक जो लीप होती है, लीप की ऊपर वाली सतह पर या नीचे वाली सतह पर क्या होते हैं सर? स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या पत्ती की दोनों सतह पर रंध्र बराबर होंगे? कोई जरूरी नहीं है। कुछ पौधों की पत्तियों के रंध्र, कुछ पौधों में पत्तियों के दोनों तरफ रंध्र क्या होंगे? बराबर होंगे। कुछ पौधों की जो लीप होती है उसकी ऊपर वाली सतह पर स्टोमेटा ज्यादा होंगे, कुछ में नीचे वाली सतह पर स्टोमेटा ज्यादा होंगे, ठीक है। सर यहां से कोई एमसीक्यू आ सकता है? हाँ आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दो। डायकोट प्लांट नाम सुना है? द्विबीजपत्री। बताओ डायकोट के अंदर, डायकोट में, द्विबीजपत्री में मेरे दोस्तों किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? जल्दी बताओ। देखे डायकोट के रंध्र कैसे होंगे? जल्दी बताओ, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाइपोस्टोमेटल, एम्फीस्टोमेटल या एपीस्टोमेटल। कैसी पत्तियां होती है? अधोरंध्री, अधिरंध्री की उभयरंध्री। तीन तरह की पत्तियां होगी। अधिरंध्री, अधि का मतलब, अधो का मतलब नीचे, अधि का मतलब ऊपर, उभय का मतलब दोनों तरफ समान। उभयरंध्री पत्ती का मतलब पत्ती की ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह पर रंध्र बराबर हो तो उसे उभयरंध्री एम्फीस्टोमेटल कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसी पत्तियां होती है एक बीज पत्री पौधों में, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ठीक, पोएसी कुल के सदस्य, ठीक है। दूसरा देखो मेरे दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, यह है मोनोकोट प्लांट, एक बीजपत्री पौधे जैसे कि मेज यानी मक्का, जेई, ओट, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों गेहूं, चावल, इनकी जो लीफ होती है वो एम्फीस्टोमेटिक होती है। एम्फीस्टोमेटिक का मतलब है उभय रंध्री। इसका मतलब दोनों सरफेस पर रंध्र बराबर, दोनों सतह पर रंध्र क्या होंगे? बराबर होंगे। याद रखना एम्फीस्टोमेटल उभयरंध्री पत्तियां कौन से पौधों में देखने को मिलेगी? एक बीजपत्री में, ठीक है। तो द्विबीजपत्री के रंध्र कैसे होंगे? तो सर जो द्विबीजपत्री होते हैं, जो डायकोट होते हैं, डायकोट में आता कौन है? ये सभी दालें आती है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, चना है। तो इनमें क्या होता है कि पत्तियों की नीचे वाली सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हाइपोस्टोमेटल कहते हैं, ठीक है। हाइपोस्टोमेटिक लीफ, अधोरंध्री, क्या बोलते हैं हम इसे? अधोरंध्री। तो अधोरंध्री पत्ती जो है उसकी निचली सतह पर रंध्र ज्यादा होंगे। ऐसी पत्तियां होती है डायकोट में, द्विबीजपत्री में। मेरे दोस्तों मेरी बात को याद रखना, भूलना मत आप लोग, सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें मेरे दोस्तों। तो देखिएगा
एप्पल टाइप, कैसा? एप्पल टाइप। एप्पल टाइप रंध्र किसके? तो सर एप्पल टाइप जो स्टोमेटा है उसको हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। ठीक, याद रखना। ऑड टाइप स्टोमेटा, जई प्रकार के रंध्र, कौन से वाले? सर एम्पी स्टोमेटिक। ठीक है। कुमुदनी प्रकार के लिली टाइप स्टोमेटा, सर वो एपी स्टोमेटल। जलीय जो पौधे होते हैं ना, जलीय पौधे, उनकी पत्ती की निचली सतह तो पानी में डूबी रहती है, इसलिए उनकी ऊपर वाली सरफेस पर रंध्र ज्यादा होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं एपी स्टोमेटल। वो लिली के अंदर स्टोमेटिक लीफ है। डायकोट में हाइपोस्टोमेटिक और मोनोकोट में एम्पी स्टोमेटिक। उभयरंध्री किसमें? एक बीजपत्री में। अधोरंध्री किसमें? द्विबीजपत्री में। ऊपरी रंध्री किसमें? जलीय पौधों में, जैसे वाटर लिली। ठीक है, कुमुदनी कहते हैं जैसे। एपी स्टोमेटिक लीफ वाटर लिली में पाई जाती है, इसे लिली टाइप स्टोमेटा कहते हैं। मेरे दोस्तों, जो प्लावी हाइड्रोफिलिक प्लांट होते हैं, जो तैरने वाले जलीय पौधे होते हैं, उनमें मेरे दोस्तों अधिरंध्री पत्तियां पाई जाती, याद रखना। बताओ, रंध्र का वितरण समझ में आया? रंध्र का वितरण समझ में आया? अरे बोलो आया। थम्स अप का साइन, लाइक ठोको, शेयर ठोको, सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं वादा करता हूं जो भी बात पढ़ाऊंगा आपके दिल से कनेक्ट होके पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग से कनेक्ट होके पढ़ाऊंगा। आपको यह एहसास नहीं होने दूंगा कि बायो इस प्रकार से अंगुली पर याद करवा दूंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। आप लोगों में पढ़ने का जुनून है, आप लोगों में पढ़ने का पैशन है, और यही जुनून हमें आगे लेकर जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी के गार्जियन का, आप सभी के अभिभावकों का पहले धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, और मैं भी आपका समय जाया नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सिखाने का प्रयास करता हूं मेरे दोस्तों। फिर भी कोई मानवीय भूल और कमी रहे तो मैं आपसे, आपके गार्जियन से इस बात के लिए हमेशा माफी चाहूंगा। अब मेरे दोस्तों बात किसकी करेंगे? तो अब पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। ठीक है, तो पहले एक इतना समझ लो कि रंध्र की संरचना किस प्रकार की होती है। रंध्र की स्ट्रक्चर, इधर ध्यान दो मेरे दोस्तों। कोई भी स्टोमेटा क्यों ना हो, स्टोमेटा हमेशा दो टाइप की सेल से मिलकर बनता है। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक तो कौन से वाली सेल मेरे दोस्तों? तो एक जो सेल होती है मेरे दोस्तों, वो होती है आपकी गार्ड सेल। कैसी सेल? गार्ड सेल। इसे मेरे दोस्तों रक्षक या द्वार कोशिका कहते हैं। ये वाली कोशिका देखो आप, ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी गार्ड सेल है, और ये गार्ड सेल हमेशा पेयर में होती है। किस तरह से होती है? पेयर में होती है, याद रखें, जोड़े में। ठीक है, ये किस तरह से पाई जाती है? पेयर में। ठीक है, और इन सेल के बीच में देखो आप छिद्र पाया जाता है। बीच में क्या पाया जाता है? छिद्र। इस छिद्र के बाहर, इस पोर के बाहर कैसी सेल है? तो गार्ड सेल है। गार्ड सेल के बाहर ये जो मैंने रेड बनाई है, ये जो गार्ड सेल के बाहर ये जो सेल बनाई है, इन सेल को क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं सहायक कोशिका। मेरे दोस्तों कैसी कोशिका है? सहायक कोशिकाएं। और सहायक कोशिकाओं को ही एक और नाम अपन देते हैं, क्या? तो यह असेसरी सेल। तो मेरे दोस्तों किसी भी रंध्र उपकरण, किसी भी स्टोमेटल जो एपार्टस है पूरा, जो पोर एपार्टस है पूरा, वो मेरे दोस्तों तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो खुद पोर हो गया, पोर के बाहर गार्ड सेल हो गई, गार्ड सेल के बाहर असेसरी सेल हो गई। यानी मेरे दोस्तों एक रंध्र का छिद्र हो गया, इसके बाहर द्वार कोशिका हो गई, द्वार कोशिका के बाहर कैसी कोशिका हो गई? सहायक कोशिका हो गई। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। और नॉर्मली जो पौधे हैं मेरे दोस्तों, इनमें ये जो द्वार कोशिका है, जो आपके ये डायकोट वगैरह जो प्लांट है, ठीक है ना। और यहां से तो मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा कि बताओ मोनोकोट के अंदर द्वार कोशिका किस आकार की होती है, और डायकोट में द्वार कोशिका किस आकार की होती है? बताओ किस में किडनी शेप होती है? डंबलाकार, नाम सुना होगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे मेरे दोस्तों रंध्र गति की। रंध्र गति, ठीक है। रंध्र गति का मतलब क्या है? रंध्र गति का मतलब है मेरे दोस्तों इंस्ट्रोमेटल मूवमेंट का मतलब क्या है? तो सर रंध्र गति का मतलब है किसी भी इंस्ट्रोमेटा का क्या होना? क्लोज एंड क्या होना? ओपन। रंध्र के मेरे दोस्तों बंद होने, रंध्र के बंद होने व खुलने की क्रियाविधि को, रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? रंध्र गति कहते हैं। क्लियर बात है? रंध्र गति का मतलब है रंध्र का खुलना और बंद होने का प्रोसेस, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि रंध्र ओपन कब होते हैं और रंध्र क्लोज कब होते हैं? तो नॉर्मली मेरे दोस्तों रंध्र ओपन होते हैं डे में, दिन में तो रंध्र क्या रहेंगे? खुले। और रात में, नाइट में रंध्र क्या रहेंगे मेरे दोस्तों? क्लोज यानी बंद। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे दोस्तों रंध्र गति को समझाने के लिए, स्टोमेटा की मैकेनिज्म को समझाने के लिए 3 थ्योरी दी गई है। कितनी थ्योरी दी गई है? 3। कि रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, और इन तीनों में से कोई भी एक थ्योरी के बारे में 100% प्रश्न आएगा। मैं दावा करता हूं मेरे दोस्तों, आप देख लेना आपके पेपर में ये प्रश्न नहीं मिले तो। मुझे पूरा इस बात का यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है। इस प्रश्न को दिमाग में सेव कर लो आज। देखो मेरे दोस्तों रंध्र गति को समझाने के लिए, रंध्र के खुलने और बंद होने को समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहले सिद्धांत का नाम है मंड शर्करा संकल्पना, स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस, ठीक। तो एक तो हो गया आपका स्टार्च सुगर थ्योरी, ठीक है। दूसरे सिद्धांत का क्या नाम है? दूसरे सिद्धांत का नाम है स्टीवर्ड हाइपोथेसिस, यानी स्टीवर्ड संकल्पना। स्टीवर्ड संकल्पना। आपको इन संकल्पनाओं की थ्योरी ज्यादा याद नहीं रखनी, थ्योरी कोई नहीं पूछेगा, आप संकल्पना को माइंड में रखो। जैसे क्वेश्चन आ गया रंध्र गति को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं? पहला आ गया मंड शर्करा संकल्पना, स्टीवर्ड संकल्पना, और तीसरा है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। क्या है? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इसको यहां पर क्यों लिखा? इसको यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि मेरे दोस्तों रंध्र गति को समझाने वाला अब तक का सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत कौन सा है? एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, मान के चल लेना मेरे दोस्तों। अगर आपसे कोई कहे कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया में कौन से आयन की बड़ी भूमिका है? पोटेशियम आयन की। इसलिए मेरे दोस्तों यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जो अब तक का सर्वमान्य सिद्धांत है। तो इसलिए पहले अपन इसी सिद्धांत को समझते हैं, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत तो यही है। तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया है देखिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, तो अब तक आपने क्या पढ़ा? आपने वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा। ट्रांसपायरेशन क्या है? तो सर ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं, पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, उनसे जल वाष्प के रूप में निकलता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के कितने प्रकार है? 3। रंध्रीय, दूसरा उपत्वचीय, वातरंध्रीय। रंध्रीय मतलब स्टोमेटल, वातरंध्रीय लेंटिक्युलर, जो है उपत्वचीय क्यूटिकुलर। सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय, उसके बाद उपत्वचीय, सबसे कम वातरंध्रीय, सबसे कम लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन, सबसे ज्यादा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। लीफ जो है इसके ऊपरी और निचली एपिडर्मिस के बीच के भाग में कितने टाइप के टिश्यू है? 2 टाइप के। एक कैसा? पेलिसेड पेरेनकाइमा, दूसरा सर जो है स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। हिंदी में क्या कहते हैं? खंभ मर्दूतक और स्पंजी मर्दूतक, ठीक है। अब सर रंध्रों का वितरण कितने प्रकार का?
स्टोमेटा जो है कितने टाइप के हैं पत्तियों पर? तो सर 3 टाइप से जो है सर्कुलेट रहते हैं। एक एम्फी स्टोमेटल, यानी दोनों सतह पर समान, ऐसा किसमें होता है? मोनोकोट में, एक बीजपत्री में, ठीक है। एक होता है हाइपोस्टोमेटल, हाइपो का मतलब नीचे, अधोरंध्रीय। हाइपोस्टोमेटल लीफ किसकी? तो सर डाइकोट की, ठीक है। एक होता है एपीस्टोमेटल, यानी सारे के सारे रंध्र ऊपर वाली सरफेस पर, ऐसा किसमें होता है? जो फ्लोटिंग हाइड्रो जो प्लांट होते हैं मेरे दोस्तों, जो जलीय पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे वाटर लिली। वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटा, किस तरह के स्टोमेटा है? वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटा किस प्रकार के स्टोमेटा है? हाइपो, एपी की एम्फी? तो एपी। एप्पल टाइप ऑफ स्टोमेटा कौन से टाइप के स्टोमेटा है? तो हाइपोस्टोमेटल, ठीक है। और जई प्रकार के स्टोमेटा, ऑड टाइप स्टोमेटा, एम्फी स्टोमेटा, ठीक है। अब सर रंध्र की गति पढ़ रहे हैं। रंध्र की क्रियाविधि का सबसे बढ़िया सिद्धांत कौन सा है? तो सर एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ठीक है। अब मेरे दोस्तों यहां पे इसकी बात करें कि ये थ्योरी दी किसने? तो देखो ये थ्योरी दी थी 2 साइंटिस्ट ने, एक का नाम है इमामुरा और दूसरा है फ्यूजिनो। इमामुरा एंड फ्यूजिनो नाम के 2 साइंटिस्ट ने थ्योरी दी और इस परिकल्पना को आगे बढ़ाया फिर लेविट नाम के साइंटिस्ट ने। तो प्रस्तुतकर्ता कौन हुए? इमामुरा एंड फ्यूजिनो, ठीक है। इस संकल्पना में क्या कहा गया? इस संकल्पना में यह कहा गया कि दिन के टाइम, दिन के समय जो मेरे दोस्तों पत्तियों की जो गार्ड सेल होती है, द्वार कोशिका होती है, उनमें मेलिक अम्ल बनता है और ये मेलिक अम्ल टूटता है किसमें? ये टूटता है मेलेट में और हाइड्रोजन आयन में। ये काम किस में चल रहा है? द्वार कोशिका में। दिन के समय क्या था हमारे द्वार कोशिका में? मेलिक अम्ल, जो किस में टूटा? मेलेट और H+ में। H+ द्वार कोशिका से क्या चला गया? बाहर चला गया, ठीक है। मेलेट अंदर ही बना रहा और अंदर बाहर से साइड वाली कोशिकाओं से अंदर क्या आया? अंदर सर पोटेशियम आयन आया। पोटेशियम आयन आकर किससे जुड़ गया? सर मेलेट से जुड़ गया। मेलेट से जुड़ने पर क्या बना? सर पोटेशियम मेलेट बना। पोटेशियम मेलेट बना मतलब सर अंदर आयन बढ़ा। आयन बढ़ा मतलब क्या बढ़ा? सर एक तरह का विलय बढ़ा। जब आयन बढ़ता है तो अंदर सांद्रता बढ़ती है। जब अंदर सांद्रता बढ़ गई तो बाहर से वाटर अंदर आएगा, बाहर से जल अंदर आएगा। जैसे ही भाई अंदर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, विलयन की सांद्रता बढ़ गई। जब विलयन की सांद्रता बढ़ी हुई होती है तो बाहर से वाटर अंदर आता है। तो समीपवर्ती कोशिकाओं से, इन कोशिकाओं से जल किधर आया? द्वार कोशिका में आया, जिसके कारण द्वार कोशिका क्या हो गई? फूल गई, स्फीत हो गई। द्वार कोशिका फूलने लगी तो रंध्रों के छिद्र क्या होने लगे? खुलने लगे। बात समझ में आई? क्या हुआ? दिन के टाइम सर, दिन के समय कौन सा अम्ल? सर मेलिक एसिड। कौन सा एसिड? मेलिक एसिड सर टूटा। किस में टूटा? सर मेलेट और H+ में, ठीक है। H+ किधर गया सर? बाहर चला गया। और मेलेट सर अंदर ही बना रहा, ठीक है। बाहर से और अंदर कौन आया? सर पोटेशियम आया। किसके साथ जुड़ा? मेलेट के साथ जुड़ा। क्या बना? सर पोटेशियम मेलेट बना। पोटेशियम मेलेट बनने से अंदर क्या बढ़ गई? सर सांद्रता बढ़ गई। सांद्रता बढ़ने से जल, सर जल बाहर से किधर आया? अंदर आया। अंदर आने से द्वार कोशिका क्या हो गई? सर फूल गई, जिससे रंध्र के छिद्र क्या हो गए? सर खुल गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? डन, ठीक। अब मेरे दोस्तों नाइट में, रात के समय इसका उल्टा होगा। क्या होगा रात के समय? रात के समय मेरे दोस्तों CO2 का यूज होगा सॉरी CO2 का यूज तो होगा नहीं, तो CO2 बढ़ जाएगी। CO2 बढ़ने से क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल ज्यादा बनेगा। एब्सिसिक अम्ल ज्यादा बनेगा, ये तनाव हार्मोन है एक तरह का, ठीक है ना। तो एब्सिसिक अम्ल ज्यादा बनेगा और क्या होगा?
और पोटेशियम बाहर चला जाएगा। जो दिन के समय अंदर आया था, रात को पोटेशियम किधर जाएगा? बाहर जाएगा, जिससे अंदर की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम। भाई जब कोई आयन बाहर निकल जाएगा तो अंदर के विलयन की सांद्रता कम हो गई। जब अंदर सांद्रता कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो अंदर का पानी किधर जाएगा? समीपवर्ती कोशिका में। जब द्वार कोशिकाओं से जल समीपवर्ती कोशिकाओं में चला जाएगा, द्वार कोशिका क्या हो जाएगी? संकुचित होगी, जिससे द्वार कोशिका पास पास आ जाएगी, रंध्रों के छिद्र बंद हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि दिन के समय पोटेशियम आयन द्वार कोशिका के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर ए। द्वार कोशिका से बाहर जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ और आ जाए तो याद रखना, दिन के समय K+ अंदर आएगा, रात के समय K+ बाहर जाएगा। दिन के समय द्वार कोशिका की सांद्रता बढ़ेगी, रात के समय घटेगी। ठीक, ओके। अब अगले सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है मेरे दोस्तों मंड शर्करा संकल्पना। वैसे ये दोनों इतनी ज्यादा वैलिड नहीं है। मंड शर्करा संकल्पना दी किसने? जेडी सायरे ने दी 1923 के अंदर। और स्टीवर्ड संकल्पना है तो स्टीवर्ड ने दी। मंड शर्करा संकल्पना स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में क्या कहा गया है? यह कहा गया है कि दिन में CO2 जो है वो गार्ड सेल के अंदर घटती है और रात में बढ़ती है। तो दिन में जब CO2 घटती है तो pH बढ़ जाती है। pH बढ़ने से एक एंजाइम होता है मेरे दोस्तों द्वार कोशिका में, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेज एंजाइम बढ़ जाता है। जब फॉस्फोराइलेज एंजाइम दिन के समय बढ़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों जो मंड होता है द्वार कोशिका में, वो टूटने लगता है फॉस्फोराइलेज द्वारा। टूट करके किस में बदलता है? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। किस में बदलता है? स्टार्च ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बढ़ने से मेरे दोस्तों जो है डीपीडी बढ़ जाती है द्वार कोशिका की। क्या बढ़ जाती है? डीपीडी। डीपीडी को मेरे दोस्तों सक्शन प्रेशर कहते हैं, चूषण दाब। जब डीपीडी बढ़ेगी तो वो अपने पास बाहर से क्या बुलाएगी? जल। तो बाहर से जल कहां आने लगेगा? अंदर। अंदर आएगा तो मेरे दोस्तों द्वार कोशिका फूलेगी, रंध्रों के छिद्र खुल जाएंगे। क्या कहा? यह कहा कि दिन के टाइम मेरे दोस्तों CO2 घटी, pH बढ़ी। pH बढ़ी तो एक एंजाइम क्या हो गया? सक्रिय। कौन सा? फॉस्फोराइलेज। उसने मंड को किस में बदल दिया? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की वजह से डीपीडी बढ़ गई द्वार कोशिका की। चूषण दाब मेरे दोस्तों उत्पन्न हुआ। उसने बाहर से जल को किधर बुलाया? अंदर। जिसकी वजह से क्या हुआ मेरे दोस्तों? कोशिका स्फीत हो गई, रंध्र के छिद्र खुल गए। रात में इसका उल्टा होगा। रात में CO2 क्या होगी? बढ़ेगी, pH घटेगी, एंजाइम क्या हो जाएगा? निष्क्रिय, और वापस मंड बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों याद रखना। अब क्या होगा? स्टीवर्ड संकल्पना में क्या बताया गया है? स्टीवर्ड संकल्पना जेडी सायरे की संकल्पना से एक कदम आगे है। स्टीवर्ड संकल्पना में यह कहा गया कि ये जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बना है ये आगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलेगा, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आगे ग्लूकोज में बदल जाएगा। जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज बन जाएगा तो वो तो जल को और ज्यादा आकर्षित करेंगे, वो तो जल में और ज्यादा घुलनशील है, इसलिए बाहर से पानी अंदर आएगा, रंध्रों के छिद्र खुल जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा गया। देखो स्टीवर्ड ने क्या कहा? स्टीवर्ड ने कहा मेरे दोस्तों कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में टूटा, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में टूटा, फिर ग्लूकोज में बदला। ऐसा होने से क्या हुआ? ऐसा होने से मेरे दोस्तों ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज दोनों ही जल में ज्यादा घुलनशील थे। जल में ज्यादा घुलनशील होने से कोशिका रस की सांद्रता बढ़ गई। कोशिका रस की सांद्रता बढ़ने से बाहर से जल अंदर आया। अंदर आने से क्या हुआ मेरे दोस्तों? रंध्रों के छिद्र खुल गए, कोशिका स्फीत हो गई। बताओ आप मुझे, रंध्र गति को समझाने के लिए कुल कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 3। एक सिद्धांत का क्या नाम है? एक का नाम है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। किसने दिया? ईमा मुरे और फ्यूजिनो ने। ठीक है ना? और मेरे दोस्तों लेविट ने इसे आगे और ज्यादा
जो संकल्पना को रूपांतरित किया। अब मेरे दोस्तों दूसरा सिद्धांत किसने दिया? जेडी सायरे ने। कौन सा दिया? मंड शर्करा संकल्पना, स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस। फिर मेरे दोस्तों नेक्स्ट स्टीवर्ड ने दिया, जिसका नाम है स्टीवर्ड संकल्पना। अगर मैं उल्टे प्रश्न पूछूं आपसे कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें मंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जिससे कोशिका की सांद्रता बढ़ती है और रंध्र खुलते हैं, ग्लूकोज में बदलता है, तो वो कौन सी है? स्टीवर्ड। वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें यह कहा गया है कि स्टार्च या मंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है और फिर रंध्र खुलते हैं, तो वो है जेडी सायरे की मंड शर्करा संकल्पना। वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें यह कहा गया है कि बाहर से समीपवर्ती कोशिकाओं से दिन के समय पोटेशियम आयन अंदर आता है और पोटेशियम मेलेट बनता है और फिर अंदर की सांद्रता बढ़ती है, फिर बाहर से जल अंदर आता है और रंध्र खुलते हैं। यह बात किसमें कही गई है? यह सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो यही सिद्धांत है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब मेरे दोस्तों अगली जो है मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है मेरे दोस्तों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गटेसन या बिंदु स्राव। क्या है? बिंदु स्राव या गटेसन। यहां से एक प्रश्न आपका पक्का आएगा, मान के चलना मेरे दोस्तों। गटेसन के बारे में चीजें बढ़िया तरह से याद रखा करो आप। देखो मेरे दोस्तों, पहली बात तो यह है कि वाष्पोत्सर्जन और गटेसन में फर्क क्या है। वाष्पोत्सर्जन मेरे दोस्तों हमेशा याद रखना, वाष्पोत्सर्जन और गटेसन में कोई अंतर है क्या? देखो पहले तो दोनों में समानता क्या है? समानता यह है कि बिंदु स्राव के अंदर भी जल की हानि होती है और गटेसन में भी जल जो है ट्रांसपाइरेशन में भी जल की क्या हो रही है? हानि। तो फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि बिंदु स्राव में जल जो है वो पत्ती की जो मार्जिन होती है मेरे दोस्तों, उस मार्जिन से, पत्ती जैसे ये एक लीफ है, तो इस लीफ की मेरे दोस्तों ये जो मार्जिन है ना, ये किनारे है, इन मार्जिन से वाटर जो है रिलीज होता है, इन मार्जिन से। ठीक है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन में ऐसा नहीं होता। वाष्पोत्सर्जन में क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन में तो मेरे दोस्तों इन पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं, इन रंध्र से वाटर जो है वो वाष्प के रूप में बदलता है। तो पहला फर्क आपके समझ में आया? क्या समझ में आया मेरे दोस्तों? बिंदु स्राव में जो जल की हानि हो रही है वो कहां से हो रही है? मार्जिन से हो रही है। मार्जिन का मतलब हो गया पत्ती के उपंत। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों पत्ती की जो मार्जिन है, पत्ती के जो किनारे है, पत्ती के जो किनारे हैं, किनारों से जल निकल रहा है। ठीक है, दूसरा अंतर यह है कि यहां पर वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प के रूप में निकलता है, लेकिन बिंदु स्राव में जल जो है वो बूंदों के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में निकलता है। याद रखना, इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट याद रखो मेरे दोस्तों, याद ये रखना है कि जो बिंदु स्राव का जो प्रोसेस है, इसमें मेरे दोस्तों ये जो पानी है ये पीछे आ कहां से रहा है? ये जाइलम की वाहिनिकाओं से आ रहा है। जाइलम की वाहिकाओं से आ रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? जब मेरे दोस्तों होता यह है कि रात के टाइम पौधों में वाष्पोत्सर्जन चलता नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि जो वाहिका है उनमें दबाव बढ़ जाता है पानी का, इसलिए वो पानी मेरे दोस्तों सीधा जो है किनारों से, कुछ जल रंध्र होते हैं किनारों पर, और उन हाइडाथोड से होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, अब सुन लो इसके बारे में क्या है। तो देखो, लीफ की जो मार्जिन है उनसे वाटर का जो लॉस होता है उसे गटेसन कहते हैं, पहली बात। और ये आपने देखा होगा आलू के अंदर, अरबी के अंदर, ब्रायोफिल्म में। ठीक है, और मेरे दोस्तों इस गटेसन के प्रोसेस में एक बड़ी बात है जो एग्जाम में कई बार आई हुई है और आपको याद भी रखना है। क्या याद रखना है मेरे दोस्तों? पत्ती की जो मार्जिन होती है, पत्ती की जो मार्जिन होती है, किनारा जो होता है पत्ती का, जैसे मान लो ये अगर मार्जिन है, ठीक है, तो पत्ती का ये अगर मार्जिन है, तो यहां पे मेरे दोस्तों इस रीजन में जल रंध्र पाए जाते हैं। कैसे रंध्र? जल रंध्र। इसे हाइडाथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइडाथोड कहते हैं मेरे दोस्तों जल रंध्र को। ठीक है, जल रंध्र जो है मेरे दोस्तों, इस जल रंध्र के पीछे एक टिश्यू होता है,
एक उत्तक होता है, इस उत्तक को एपीथेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीथेम। याद रखना, जो हाइडाथोड होता है इसके अंदर की तरफ एक उत्तक होता है, उसे एपीथेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीथेम। ये क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, जलरंध्र वाला ये भाग हो गया जलरंध्र। जलरंध्र के पीछे एक उत्तक है जिसका नाम क्या है? एपीथेम। ठीक है, और जलरंध्र के आगे एक छिद्र है। जलरंध्र के आगे क्या है? छिद्र है, और इसे मेरे दोस्तों आप जल छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल छिद्र। तो जल छिद्र के पीछे क्या है? जलरंध्र। जलरंध्र के पीछे एक उत्तक है जिसका क्या नाम है? एपीथेम। एपीथेम जो है मेरे दोस्तों वो जाइलम की वाहिका के संपर्क में होता है। किसके संपर्क में होता है मेरे दोस्तों? जाइलम की वाहिका के। याद रखना, जाइलम की जो वाहिका होती है, जाइलम की जो वेसल्स होती है, उनके कांटेक्ट में कौन होता है? एपीथेम उत्तक। ठीक है ना। तो एक पत्ती पर सिरा आपने देखी होगी, उन सिरा से टच में कौन है? एपीथेम। एपीथेम ने पानी किसको दिया? जलरंध्र को। जलरंध्र ने किसको दिया? जल छिद्र को, जो पत्ती के किनारों से सीधा कहां निकल गया? बाहर। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे तो हाइडाथोड जलरंध्र कहां पाए जाते हैं? पत्तियों के रंध्र वाले भाग में कि पत्तियों के किनारे? तो क्या लिखोगे? पर्ण के मार्जिन पर। दूसरा प्रश्न, जलरंध्र के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? अगर आपसे पूछे हाइडाथोड किस क्रिया को कंट्रोल करता है, कौन सा प्रोसेस होगा? ऑप्शन नंबर 1, इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होगा कि इसके द्वारा बिंदु स्राव होगा? जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, कौन सा प्रोसेस होगा? गटेशन होगा कि ट्रांसपाइरेशन होगा? तो आपका आंसर होगा सर हाइडाथोड के द्वारा तो गटेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन तो स्टोमेटा से होता है। ठीक, अगला पॉइंट बता रहा हूं मेरे दोस्तों, हाइडाथोड का एक लक्षण बता रहा हूं और यहां से एक प्रश्न बना रहा हूं। प्रश्न सुन लो पहले। प्रश्न है, निम्न में से किस में रंध्र गति होती है? किस में रंध्र गति? रंध्र गति का मतलब होता है ओपन होना और क्लोज होना, खुलना और बंद होना। ठीक है ना। निम्न में से किस में रंध्र गति होती है? बताओ। देखे, ऑप्शन नंबर 1 स्टोमेटा, पत्ती पर पाए जाने वाले रंध्र में। ऑप्शन नंबर 2 जलरंध्र में। बताओ देखें, खुलने और बंद होने की क्रिया। और ऑप्शन नंबर सी दोनों में। जल्दी बताओ देखें, ऐसा कौन सा भाग है? ये तो हो गया रंध्र। तो रंध्र में तो खुलने और बंद होने की क्रिया होती है। दिन में रंध्र खुले रहते हैं, डे में ओपन रहते हैं, और नाइट में क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। तो इसी तरह से जो जलरंध्र है, जलरंध्र से क्या होता है? बिंदु स्राव। जलरंध्र कहां होते हैं? पत्तियों के किनारों वाले भाग में। तो क्या जलरंध्र में भी दिन के टाइम जलरंध्र खुले रहते हैं, रात में बंद रहते हैं? ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्तों। जलरंध्र रंध्रों के जैसे नहीं होते, जलरंध्र हमेशा खुले रहते हैं। याद रखना, निम्न में से किस में रंध्र गति नहीं होती? आंसर होगा जलरंध्र। कारण यह है कि ये हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। याद रख लेना, बड़ी बात बता रहा हूं। यहां से प्रश्न बनेगा और बहुत से बच्चे यहां ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल बिंदु स्राव की परिभाषा पढ़ते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, मुझे तो आता है इसके बारे में, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि एपीथेम कहां होता है। हाइडाथोड के ऊपर की हाइडाथोड के नीचे? हाइडाथोड के नीचे। ये नहीं पढ़ते कि हाइडाथोड हमेशा ओपन रहता है कि क्लोज भी होता है? तो हमेशा ओपन रहता है। हाइडाथोड बीच में होता है कि किनारों पर होता है? किनारों पर होता है, मार्जिन पर होता है। हाइडाथोड ट्रांसपाइरेशन में मदद करता है कि गटेशन में? गटेशन में। ठीक, चलो अब सुनो मेरे दोस्तों, अब कई बार ऐसे पूछते हैं कि गटेशन हुआ क्यों, किस वजह से हुआ? तो इसका कारण है रूट प्रेशर। क्या कारण है मेरे दोस्तों? रूट प्रेशर। गटेशन का कारण पूछे तो क्या लिखोगे? मूल दाब। क्या लिखोगे? मूल दाब। अगला मेरे दोस्तों, गटेशन के द्वारा, बिंदु स्राव के द्वारा जो जल आता है वो जल कैसा होता है? वो शुद्ध होता है कि वो जल अशुद्ध होता है?
बच्चों आज की क्लास के टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। गटेशन से, बिंदु स्राव से जो पानी निकलता है वो जल किस प्रकार का होता है? वो जल मेरे दोस्तों प्योर नहीं होता, वो अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही तरह के पदार्थ मिले होते हैं। बात समझ में आई आपके? अब इसके बाद में मेरे दोस्तों ब्लीडिंग की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है मेरे दोस्तों। सभी बच्चों से आग्रह करता हूं, यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं और आपको यदि भरोसा है हमारी टीम पर, मेरे ऊपर, और मैं जो आपको चीजें पढ़ा रहा हूं आपको वास्तव में समझ में आती है, आपको लगता है कि विजय सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं और हमारे ये चीजें जहन में बैठ रही है और हम लोगों को फायदा हो रहा है, तो मेरे दोस्तों आप अगर नए जुड़े हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर जरूर लें। और आपको मॉडल पेपर लेने हैं तो 9828721229 इस नंबर के ऊपर आप तुरंत 99 रुपए मेरे दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके और पुनः उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज आपका आ जाएगा हमारी टीम आपको तुरंत मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ डाल देगी। और ये मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक तीनों ही सब्जेक्ट के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के हैं, हिंदी के अंदर भी है और इंग्लिश के अंदर भी है। तो मैं दोनों ही मीडियम में एक साथ आपको डाल दूंगा। आपको हिंदी में पढ़ने हो तो हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ने हो तो इंग्लिश में पढ़ना। पेमेंट आप किसी और से भी करवा सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट आप उसी नंबर से भेजें जिस नंबर पे आपको पीडीएफ मंगवानी है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद नीचे लिखें कि आपको किसके लिए मॉडल पेपर चाहिए। ठीक है, आपको अगर केवल हिंदी मीडियम में चाहिए तो नीचे लिखें ओनली हिंदी मीडियम, और आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो नीचे लिखें केवल इंग्लिश मीडियम। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूं कि अब आपके पास बहुत कम समय है, तो इन 4-5 दिनों के अंदर अगर आप पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे मेरे दोस्तों। और केवल मैं तो आज आपको इतना और कह रहा हूं, 99 के बजाय केवल 90 रुपए के अंदर 99 का फेर थोड़ा सचिन की तरह सही नहीं है। इसलिए बीएससी नर्सिंग का जब तक एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा कम। अब कितना कम करें मेरे दोस्तों? ओनली 90 रुपीज के अंदर आपको मॉडल पेपर दे रहा हूं। और अगर आपको ऑनलाइन मॉडल पेपर लेने हैं तो मेरे दोस्तों इसी लिंक के नीचे अब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे दोस्तों इंस्टा मोजो वेबसाइट की लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके 90 रुपए वहां पर भी पेमेंट करके आप तुरंत ले सकते हैं मेरे दोस्तों, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं ब्लीडिंग की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों? ब्लीडिंग की। अब ब्लीडिंग क्या है? तो मेरे दोस्तों ब्लीडिंग को कहते हैं रस स्राव। क्या कहते हैं ब्लीडिंग को? रस स्राव। लेकिन हाँ दोस्तों, ये 90 रुपए के अंदर आपको मॉडल पेपर केवल 2 दिनों तक ही मिलेंगे। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक ही मिलेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में फायदा उठावे इस स्कीम का। देखिएगा रस स्राव क्या है। आपने आक का पौधा देखा है? आक का, आक देखा होगा, केलोट्रोपस बोलते हैं इसे, केलोट्रोपस। मेरे दोस्तों इन पौधों में आपने देखा हो, रबर का पौधा भी देखा होगा, फोटो देखा होगा कहीं ना कहीं। उन पौधों पर कहीं कोई कट लगता है ना, घाव, जैसे ही पत्ती है, तना है, कहीं से कटा तो वहां से एक लिक्विड बाहर आता है, एक तरल बाहर आता है। तो पौधे के किसी क्षतिग्रस्त भाग से अगर कोई लिक्विड निकलता है तो मेरे दोस्तों उसे रस स्राव कहते हैं। क्या कहते हैं? रस स्राव। ब्लीडिंग कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। और रबर के पौधे में जो ये ब्लीडिंग होती है, जो ये रसीला पदार्थ निकलता है, इसे लेटेक्स कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। अगर आपसे यूं कहे कि रबर का जो लेटेक्स है वो किस घटना का परिणाम है, वो रस स्राव है कि बिंदु स्राव है कि वाष्पोत्सर्जन है, याद रखना मेरे दोस्तों। तो देखिएगा प्लांट के जो कटे हुए भाग है उनसे निकलने वाले तरल को ही हम रस स्राव कहते हैं। और मेरे दोस्तों ये वास्तव में पौधे का क्या बाहर आ रहा है? रसीला पदार्थ ही बाहर आ रहा है। और ये क्यों बाहर आ रहा है? किसके कटने से आ रहा है? तो सर ये जाइलम की, क्या जाइलम की? वाहिका। सर ये जाइलम की वाहिकाओं के कटने से आ रहा है। किसके कटने से? जाइलम की वाहिकाओं से, वाहिकाओं के कटने से। तो पौधे की वाहिकाएं क्या हो गई? क्षतिग्रस्त।
तो क्या बाहर निकलने लगा मेरे दोस्तों? एक रस के समान, एक सेल शेप यानी एक कोशिका रस के समान एक लेटेक्स बाहर निकलने लगा। और मेरे दोस्तों इसकी बात मैंने आपके सामने पहले भी रखी थी जब मैं एमसीक्यू करवा रहा था, ठीक है। तो आपने 3 तरह की चीजें पढ़ी। कौन सी 3 चीजें पढ़ी? वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव, रस स्राव। वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव, रस स्राव। अब मेरे दोस्तों देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए और लेके आया हूं खनिज पोषण से रिलेटेड, ठीक है ना। कौन से टॉपिक के? खनिज पोषण के भी मैं कुछ प्रश्न जो है वो लेके आया हूं इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके। ध्यान से सुनना, इन प्रश्नों की तरफ ध्यान देना मेरे दोस्तों। सबसे पहला ही प्रश्न यही है कि एक पौधे के लिए कितने अनिवार्य पोषकों की जरूरत होती है? तो मेरे दोस्तों एक पौधे को कितने पोषक चाहिए, कितने पोषक अनिवार्य होते हैं? तो सर एक प्लांट को टोटल 17 यानी 17 पोषकों की जरूरत होती है। इन 17 पोषकों में से वर्धमात्रिक पोषक कितने, मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने एक पौधे के लिए? तो सर मैक्रो मिनरल्स जो है वो 9 है। और माइक्रो कितने, लघु मात्रिक कितने, कम संख्या में कितने की जरूरत पड़ती है? तो सर 8 की कम मात्रा में और 9 की ज्यादा मात्रा में क्या पड़ती है जरूरत। कुल कितने चाहिए पौधे को? सर 17 चाहिए कुल, ठीक है। अगला है प्राथमिक वर्धमात्रिक पोषक कौन से हैं? ऐसे कौन से पोषक है जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और जो पौधे के लिए प्राथमिक है? जो पौधे के लिए प्राथमिक है मेरे दोस्तों याद रख लेना, इसमें आता है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मेरे दोस्तों इन तीनों तत्वों को क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? क्रांतिक तत्व भी कहते हैं, याद रखना। अगला जो है वो है द्वितीयक वर्धमात्रिक पोषक। मेरे दोस्तों पौधे के लिए सेकेंडरी जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं? तो याद रखना सेकेंडरी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में कुछ डिजीज की बात करते हैं। एक डिजीज होती है डाइबेक डिजीज। डिजीज का क्या नाम है? डाइबेक डिजीज। इसे बोलते हैं शीर्षारंभी रोग। मेरे दोस्तों शीर्षारंभी रोग जो है वो होता किसमें है? नींबू में। किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से, याद रख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला जो है वो है मेरे दोस्तों मटर का मार्स स्पॉट रोग और जेई का ग्रे स्पिक रोग। ये मैग्नीज की कमी से होते हैं। मैग्नीज की कमी से कितने रोग होते हैं सर? 2 होते हैं। बच्चों आज की क्लास को शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में मैंने बहुत से टॉप प्रश्न आपको करवाए, ठीक है ना। मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्रे स्पिक। और एक मटर का मेरे दोस्तों मॉर्स स्पॉट रोग होता है। और कॉपर की कमी से शीर्षारंभी, किसमें? नींबू में। मटर में कौन सा? मटर में सर मार्स स्पॉट रोग। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। क्रांतिक तत्व कौन से? सर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इन्हें और किस नाम से जानते हैं? सर प्राथमिक वर्ध पोषक भी कहते हैं, प्राइमरी, ठीक है ना मेरे दोस्त। और बड़े पोषक, क्योंकि इन्हें पौधों को सबसे ज्यादा मात्रा में ये 3 पोषक पदार्थ पौधे को चाहिए ही चाहिए। जो पौधा खाद बनाता है ना, उर्वरक, पौधे के लिए जो उर्वरक का काम करते हैं अपन, जो रासायनिक खाद तैयार करते हैं, वो भी इन तीनों की मदद से तैयार की जाती है। इसके बाद में अगला है मेरे दोस्तों लघु पर्ण रोग। ये क्वेश्चन कई बार आया है। लघु पर्ण रोग, लघु पर्ण रोग किसकी कमी से होता है मेरे दोस्तों? तो याद रखना जिंक की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लघु पर्ण रोग। किसकी कमी से? जिंक तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी होने लगती है मेरे दोस्तों। इसके बाद है मेरे दोस्तों वीप टेल रोग। वीप टेल रोग ये मेरे दोस्तों किसकी कमी से होता है? मोलिबडेनम की कमी से गोभी के अंदर होता है विप टेल रोग। विप टेल रोग किसकी कमी से? मोलिबडेनम। लघु पर्ण रोग किसकी कमी से? जिंक। मार्स स्पॉट रोग और ग्रे स्पिक रोग किसकी कमी से? मैग्नीज। अब इसके बाद में मेरे दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है कि बच्चों आप ये बताइएगा कि जो प्लांट है इन पौधों के अंदर ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है, पौधों में ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जिसकी वजह से ये सह एंजाइम बनते हैं, NAD, NADP
इसके अलावा मेरे दोस्तों एटीपी, एडीपी, ठीक है ना। इन पदार्थों को बनाने के लिए पौधे को कौन सा पोषक चाहिए मेरे दोस्तों? तो फास्फोरस। सबसे प्रमुखता से क्या चाहिए मेरे दोस्तों? फास्फोरस, याद रखना। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां दो चीज और लिख रहा हूं, एक तो प्रकाश संश्लेषण के बहुत सी चीजें, बहुत से एंजाइम, और एक श्वसन के मेरे दोस्तों रेस्पिरेशन के लिए भी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है मेरे दोस्तों कि एक पौधा नाइट्रोजन, एक पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो याद रखना, एक तो किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, या किस रूप में? नाइट्राइट के रूप में, या किस रूप में? अपवाद स्वरूप अमोनियम के रूप में भी ग्रहण करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या है? आयरन से रिलेटेड है। क्या है मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में कौन सा तत्व पौधे के लिए काम आता है? तो आयरन। कौन सा तत्व मेरे दोस्तों? आयरन। क्रेब्स चक्र में भी ये काम आता है मेरे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी पोषकों के बारे में, कि पौधों में 17 पोषक जरूरी हैं, उनमें से 9 है वर्धमात्रिक, 8 है मेरे दोस्तों लघु मात्रिक, याद रखना। तो यह आपका टॉपिक है। और रंध्रों के खुलने बंद होने से रिलेटेड चीजें याद रखना, कि एक तो मेरे दोस्तों संकल्पना कौन सी पढ़ी थी? सायरे ने दी थी मंड सरकरा। फिर किसने दी थी मेरे दोस्तों? स्टीवर्ड ने दी। स्टीवर्ड ने कहा कि मेरे दोस्तों मंड जो है अंततः ग्लूकोज में टूटता है। एक इमामुरे और फ्यूजिनो ने कौन सा दिया? पोटेशियम आयन वाला सिद्धांत दिया, जिसमें कहा दिन में पोटेशियम अंदर, रात में पोटेशियम बाहर। दिन में पोटेशियम अंदर तो पानी भी अंदर, रात में पोटेशियम बाहर तो पानी भी बाहर। मेरे दोस्तों याद रखना, बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। बिंदु स्राव, रस स्राव और वाष्पोत्सर्जन, तीनों में क्या फर्क है भाई? ठीक है, तीनों में क्या फर्क है ये भी सुन लो एक बार जाते जाते। बाकी आज के लिए इतना ही। एक निवेदन जरूर करूंगा, आज की क्लास से अगर आपको 1% भी फायदा हुआ है मेरे दोस्तों, तो आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है मेरे दोस्तों। आप अपने व्हाट्सएप, जितने भी फ्रेंड व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, कम से कम 10 मिनट निकाल करके उन फ्रेंड तक अपने चैनल की लिंक जरूर भेजें। आपसे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए हैं मेरे दोस्तों, उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप ये वीडियोस भेजते रहे मेरे दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी बहुत अच्छी मदद हो जाएगी, हमारा हौसला बढ़ेगा मेरे दोस्तों, और हम आपके लिए और बढ़िया मेहनत करते रहेंगे। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ डेली एक स्टेटस जरूर लगाएं दोस्तों, डेली एक स्टेटस आप प्लीज लगाएं। इसमें आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, इससे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है मेरे दोस्तों। आप सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि आप सोशल मीडिया पर हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और हम आपके बच्चों को, आपके छोटे भाई बहन, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आने वाले समय में चूंकि अब कोरोना की स्थिति है और आपके बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो घर पे बैठे हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री में, नहीं किसी बात की कोई फीस नहीं लगेगी, इस प्लेटफॉर्म से हम पढ़ाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। जैसे मैंने आपको बायो पढ़ाई है, उसी तरह से मैं उनको साइंस पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, और बहुत बढ़िया तैयार करूंगा उनकी साइंस, ये भरोसा दिलाता हूं मेरे दोस्तों। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें मेरे दोस्तों। तो सबसे पहला हो गया वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होगा? रंध्र के द्वारा। और जल किस रूप में निकलेगा? वाष्प के रूप में। और वाष्पोत्सर्जन की घटना जो है मेरे दोस्तों, वो हमेशा कब होती है? दिन में होती है। ये तीन चीजें याद रखना, रंध्र के द्वारा होगी, वाष्प के रूप में होगी, दिन में होगी, ठीक है। फिर बारी आती है बिंदु स्राव की। बिंदु स्राव, गटेशन, ठीक है ना। गटेशन के बारे में क्या याद रखना? गटेशन मेरे दोस्तों हमेशा पत्ती के मार्जिन पर होंगे, पत्ती के उपांत या मार्जिन पर होंगे, ठीक है। तो मार्जिन से जल निकलेगा, और जल किस रूप में निकलेगा? बूंदों के रूप में निकलेगा, ठीक है। और ये जो घटना है मेरे दोस्तों कब होती है? ये घटना तब होती है जब वाष्पोत्सर्जन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। यानी ये किस वजह से होती है? रूट प्रेशर की वजह से होती है। इसमें वैसे दिन रात का कोई इश्यू नहीं होता, फिर भी आप सुबह के टाइम आपने देखा होगा मार्जिन पर पानी की बूंदें देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि रात के टाइम वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है, इस वजह से जो है पत्तियों के किनारे पर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और ये पानी कैसा होता है? अशुद्ध होता है, ठीक है। इसमें कौन सी संरचना मदद करती है? इसमें हाइडा थोड़ मदद करते हैं, जल रंध्र।
इसमें कैसे रंध्र मदद करते हैं? जल रंध्र मदद करते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। लेकिन इसमें केवल रंध्र मदद करते हैं। और रंध्र कौन सी सेल के बने हुए हैं? गार्ड सेल के बने हुए, ठीक है। तीसरा था ब्लीडिंग, रस स्राव। ब्लीडिंग कब होती है? जब पौधे क्या हो जाए, पौधे का कोई भाग क्या हो जाए? क्षतिग्रस्त। ब्लीडिंग से क्या जल निकलेगा? क्या नहीं। और ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, पत्ती से भी हो सकती है, तने से भी हो सकती है, मूल वाले भाग से भी हो सकती है। ब्लीडिंग से जल निकलेगा? क्या नहीं। तो क्या निकलेगा मेरे दोस्तों? जो भी कोशिका रस होता है, या मेरे दोस्तों आप ये कह सकते हो कि एक तरह से जो लेटेक्स के समान जो है मेरे दोस्तों एक तरल निकलता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये कब होगा? जब पौधे का कोई भाग क्षतिग्रस्त होगा। इसका मतलब कौन क्षतिग्रस्त होता है? तो जाइलम वाली जो वाहिका होती है मेरे दोस्तों, उसके क्षतिग्रस्त होने से रसस्राव होगा, ठीक है। एपिथेम कहाँ होता है? जल रंध्र के पीछे होता है, ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखना। तो मैंने करीब करीब सारी चीजें आपको करवा दी मेरे दोस्तों। पीछे कोई ऐसी चीज नहीं रही जो आप ये कहो कि सर ये छुड़वा दी। तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, बुक्स आपका दोस्त है, किताबें आपकी मित्र है, इन्हें भूलना नहीं है। इनसे चिपके रहो आप, प्यार से बढ़िया तरह से जम के पढ़ो आप। और मुझे आप पे भरोसा है मेरे दोस्तों, आप ही सिलेक्शन लेने वाले हो, आप ही मेरे दोस्तों अपना करियर जो है, ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र में बनाने वाले हो। मैं आपको नर्सिंग ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूं मेरे दोस्तों। किसी न किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी न किसी पेशेंट की जिंदगी को बचाने के लिए आप जूझ रहे होंगे। मुझे वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों। किसी न किसी नर्सिंग के कॉलेज में आप ट्यूटर के रूप में पढ़ा रहे होंगे, वो दृश्य देख रहा हूं मेरे दोस्तों। इंडिया की किसी न किसी एम्स के अंदर आप सफेद एप्रिन पहन करके जा रहे होंगे, वो दृश्य देख रहा हूं मेरे दोस्तों। और जिस दिन आप एप्रिन पहन करके अपने मम्मी पापा के सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक, अपने दोस्तों के सामने खड़े हो जाएंगे, तो मेरे दोस्तों आपको देख करके उनके जो है एक्सप्रेशन चेंज होंगे। आप देखना इनके चेहरे पर जो मेरे दोस्तों जितनी भी सलवटें हैं वो दूर हो जाएगी। वो अंदर से कितने खुश होंगे, कल्पना कीजिएगा मेरे दोस्तों। और उस खुशी का अगर आज उसको आप जो है उसके बारे में सोचते हो तो आपकी एनर्जी 10 गुना बढ़ेगी, मैं वादा करता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों सुबह और शाम अपने मम्मी पापा को याद करते हुए अपनी बुक्स से चिपके रहिएगा मेरे दोस्तों। कोरोना को ज्यादा याद मत करो, उससे ज्यादा अपने जो है आदर्श हैं, अपने मदर एंड फादर को अपने लिए आदर्श बनाओ, अपने गांव के किसी ऐसे व्यक्ति को अपने लिए आदर्श बनाओ जो सिलेक्टेड हुए हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम किए मेरे दोस्तों। परिस्थितियां सभी की एक जैसी नहीं होती, परिस्थितियों को किसी प्रकार का दोष नहीं दे मेरे दोस्तों। अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए मेरे दोस्तों। और इसी जज्बे और जुनून के सामने हमारी परिस्थितियां जो है वो पस्त हो जाएगी और मेरे दोस्तों हमारे हौसले बुलंद हो जाएंगे और हमें हमारा टारगेट मिलेगा। इसी आशा और आकांक्षा के साथ आज मैं इस लाइव को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है और साथ ही साथ मेरे दोस्तों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज और इसके अलावा मेरे दोस्तों और भी सभी सोशल मीडिया पेज के लिंक भी नीचे दिए गए हैं, आप जरूर ज्वाइन करें, मॉडल पेपर लीजिएगा और बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।